से आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। क्या क्वेश्चन कि अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज क्या होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है निभाग, ये विभाग नहीं है, निभाग। फिर दूसरा ऑप्शन है बीजांडकाय, तीसरा है भ्रूणकोण और चौथा है बीजांड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बीजांडकाय। ठीक है, बी वाला। इसका ये इंग्लिश में लिखा है, आप देख लीजिएगा। ये क्लास जो है इसमें हम आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। क्या क्वेश्चन कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? पहला ऑप्शन है द्विगुणित, दूसरा त्रिगुणित, तीसरा अणुगुणित और चौथा बहुगुणित। तो इसका जो होता है वो होता है त्रिगुणित। इसका भी बी वाला मतलब खा वाला राइट होगा। ठीक है, त्रिगुणित होता है, ट्रिपल। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग होता है। पहला ऑप्शन है एक्स सहलग्न, दूसरा वाय सहलग्न और तीसरा एक्स वाय सहलग्न और चौथा एक्स एक्स बाय सहलग्न। तो ये जो हीमोफीलिया रोग होता है वो होता है एक्स सहलग्न से। किससे? एक्स। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति की अधिकता से होता है? इसका पहला ऑप्शन है 21वें, दूसरा है 18वें, तीसरा है 13वें और चौथा है 19वें। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। किसकी? 21वें, 21st। इसका आंसर क्या होगा? 21st। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो डीएनए अंगुली छापन है, डीएनए फिंगरप्रिंट, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला बिल्किंस, दूसरा इयान बिलमुट, फिर तीसरा है एलेक जेफरी और चौथा है कैरी मुलिस। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा एलेक जेफरी। एलेक जेफरी ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट को विकसित किया था। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में होगा एलेक जेफरी। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए की अम्लीयता का कारण है। क्या है? डीएनए का एसिडिटी का रीजन क्या है, ये हमें बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन। पहला क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा नाइट्रोजनी धारक, तीसरा फास्फेट समूह और चौथा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, तो इसमें से जो डीएनए अम्लीयता का कारण क्या होता है? फास्फेट समूह होता है। क्या होता है? फास्फेट समूह। फास्फेट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? डीएनए की अम्लीयता का कारण होता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल है। जो डायनासोर और सरीसृप है इनका गोल्डन एज क्या है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है मीसोजोइक, दूसरा सीनोजोइक, तीसरा एजोइक और चौथा है पैलियोजोइक। तो ये जो डायनासोर और सरीसृप थे इनका स्वर्णिम काल मतलब गोल्डन एज जो थी वो क्या थी? मीसोजोइक। ठीक है, मीसोजोइक। फिर अगला क्वेश्चन है, लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। क्या लिवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है? कौन सा इनमें से? पहला वसा, दूसरा विटामिन, तीसरा तंबाकू और चौथा एल्कोहलिज।
तो इसका राइट आंसर होगा अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म जो है वो क्या है, लिवर सिरोसिस उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। किसकी? ऑन्कोजीन की सक्रियता मतलब एक्टिवेशन से होने वाला रोग कौन सा इनमें से? पहला तपेदिक, दूसरा अस्थमा, तीसरा हैजा और चौथा कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। ठीक है, कैंसर होता है किसकी सक्रियता के कारण? ऑन्कोजीन की। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवाणु है, स्वतंत्र जीवी जीवाणु बताना है हमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एजोटोबैक्टर, तीसरा स्टेफाइलोकोकस और तीसरा ई कोलाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एजोटोबैक्टर। कौन सा? एजोटोबैक्टर। अगला प्रश्न है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन है। हमें क्या बताना है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित सबसे पहला मानव हार्मोन कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला प्रोजेस्टेरॉन, फिर दूसरा इंसुलिन, तीसरा एस्ट्रोजन और चौथा थायरॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, प्रथम मानव हार्मोन कौन सा है? ये इंसुलिन। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन इंसुलिन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? ठीक है, क्या है? इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है? ठीक है, पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 3। तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ में ही मतलब ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान, सही जोड़ी मतलब मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य और बाकी एक शब्द में उत्तर। ठीक है, इनमें भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका बीटी जीव विष प्राप्त होता है। क्या है? बीटी जीव विष प्राप्त होता है मतलब किससे होता है? पहला ब्रेसिका नेपस से, दूसरा एजोला से, तीसरा ब्रेसिलस थूरेंजिस से और तीसरा राइजोबियम से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गा वाला। बैसिलस थूरेंजिएसिस से हमें क्या होता है? बीटी जीव विष प्राप्त होता है ना? ये होगा हमारा राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। क्या है? कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पहला लाइकेन, दूसरा माइकोराइजा, तीसरा फाइकोराइजा और चौथा साइनोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है। ठीक है, फिर अगला है बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को कहते हैं। बिना निषेचन के विकसित होने वाले फलों को क्या कहते हैं? यहाँ सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है। ठीक है, कितने? सिर्फ 2। इससे आगे वाले क्वेश्चन में भी लगभग 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास। पहला ऑप्शन क्या है इसका? निकेश जनित फल, दूसरा अनिकेश जनित फल। ठीक है, तो बिना निषेचन के हो रहा है मतलब अनिकेश जनित फल। कौन से? अनिकेश जनित फल होंगे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृषण में स्थित होते हैं। ठीक है, पहला वृषण कोष, दूसरा भ्रूण कोष। तो इसका राइट आंसर होगा वृषण कोष। ठीक है, क्या होगा? वृषण कोष। फिर अगला प्रश्न है
आनुवांशिकी के जनक हैं, जो आनुवांशिकी है उसके जनक हैं, मतलब फादर ऑफ द आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। ठीक है, तो क्या पहला ग्रेगर जॉन मेंडल और दूसरा शेरमॉफ। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो आनुवांशिकी के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर खालिस्तान ने कार्य किया। हमें बताना है कि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर था उस पर किसने कार्य किया। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला T.H. मॉर्गन, दूसरा जॉन मेंडल। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन मेंडल तो आएगा नहीं क्योंकि वो आनुवांशिकी के जनक हैं, तो यहाँ पे क्या होगा T.H. मॉर्गन। ठीक है, क्या आएगा राइट आंसर क्या होगा इसका T.H. मॉर्गन। फिर अगला प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद खालिस्तान और थियोडोर बोबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। मतलब वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है वो किसके और थियोडोर बोबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो हमें एक नाम बताना है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है सटन, दूसरा मेंडल। ठीक है, तो यहाँ मेंडल नहीं होगा, यहाँ पे होगा सटन। क्या होगा इसका राइट आंसर सटन। यहाँ पे आएगा सटन, मतलब वंशागति का क्रोमोसोमवाद और मतलब सटन और थियोडोर बोबेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन छोटे खालिस्तान समूह होते हैं। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो किसके समूह होते हैं छोटे। पहला संकेतक प्रोटीन, दूसरा वसा। जिसका राइट आंसर होगा संकेतक प्रोटीन। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो छोटे समूह होते हैं किसके, संकेतक प्रोटीन के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका फील पॉव रोग खालिस्तान के संक्रमण से होता है। हमें बताना है कि फील पॉव जो रोग है वो किसके इन्फेक्शन से होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला रिंगवर्म, दूसरा फाइलेरिया। तो वो होता है फाइलेरिया। ठीक है, आपको याद रखना है जो फील पॉव किससे शुरू हो रहा है, एफ से, मतलब फा से, और इसका राइट आंसर क्या है फाइलेरिया, मतलब ये भी किससे शुरू है, एफ से। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं फील पॉव और फाइलेरिया। ठीक है, फील पॉव जो रोग होता है वो किससे होता है, फाइलेरिया से, फाइलेरिया वर्म से। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक खालिस्तान नामक कवक से प्राप्त होता है। हमें बताना है कि पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होता है वो किस कवक से प्राप्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है एनिसिलियम और दूसरा पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन है तो सीधी सी बात है किससे होगा हमें प्राप्त, पेनिसिलियम से, इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या होगा, पेनिसिलियम। ठीक है, याद पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होता है वो पेनिसिलियन नामक कवक से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, पहला अणुभोजी, दूसरा बीजाणुभोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीजाणुभोजी। ठीक है, अगला प्रश्न है पशु तथा मानव पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोतों में से एक खालिस्तान है। तो हमें किसका पूछा गया है, प्रोटीन। तो पहला ऑप्शन है एकल कोशिका प्रोटीन, दूसरा एकल कोशिका वसा। जब हमारे पास क्या पूछा गया, हमारा क्वेश्चन क्या है कि पशु तथा मानव के लिए के पोषण के लिए प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत हैं। तो प्रोटीन के हैं मतलब सिंगल सेल प्रोटीन, उसका क्या होगा राइट आंसर होगा तो एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि यदि हमारे से पूछा जाता है कि पशु तथा मानव पोषण के लिए यहाँ पे प्रोटीन की जगह यदि वसा पूछ लिया जाता कि वसा के वैकल्पिक स्रोतों में से एक है, तो उसका राइट आंसर होता है एकल कोशिका वसा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, प्रोटीन, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो पशु तथा मानव पोषण के लिए एक स्रोत है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए में विशिष्ट खालिस्तान को पहचानता है। ठीक है, किसको पहचानता है हमें बताना है इन दो ऑप्शन में से। पहला है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम और दूसरा
ट्यूमीफेसिएंस। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? पैलिंडोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेम सेल खालिस्तान जैविक कोशिकाएं हैं। पहला पारजीनी, दूसरा प्लूरिपोटेंट। तो इसका राइट आंसर होगा प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट जो है वो स्टेम सेल जैविक कोशिकाएं हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि द्वितीयक उत्पादक है। द्वितीयक उत्पादक क्या है? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। हमें बताना है कि जो द्वितीय उत्पादक होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो द्वितीयक उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं? वेजिटेरियन। ठीक है, शाकाहारी होते हैं कौन से? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का परम स्रोत है। जब भी कोई पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हम बताना कि ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, मतलब मेन सोर्स क्या है। ठीक है, एनर्जी का। तो पहले दो ऑप्शन है, पहला पौधे, दूसरा सूर्य। हमें बताना प्लांट है या सन है, तो सन। ठीक है, मतलब कोई भी इकोसिस्टम हो उसका मेजर सोर्स क्या है? सन। ठीक है, उसकी एनर्जी का मेजर सोर्स क्या होगा? सन। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड में समापन कोडॉन है। जेनेटिक कोड में समापन कोडॉन क्या है ये हमें बताना। पहला ऑप्शन है हमारे पास UAA, दूसरा UAG, तीसरा UGA और चौथा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो जेनेटिक कोड जो होता है उसमें समापन कोडान UAA भी होता है, UAG भी होता है, UGA भी होता है। तो मतलब हमारे पास ऑप्शन जो लास्ट वाला है, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये राइट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेनेटिक कोड में समापन कोडॉन ये सभी होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये हम बताना है। पहला डॉक्टर हरगोविंद खुराना, दूसरा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है वो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, फादर। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, यहाँ पे दिवस आएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल को, दूसरा 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई को, दूसरा 20 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर होगा 11 जुलाई। ठीक, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। फिर अगला प्रश्न, मानव में ABO रुधिर वर्गों को कितने जीनोटाइप संभव हैं? ठीक है, क्या बताना है? मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? पहला ऑप्शन हमारा 2, दूसरा 6 और तीसरा ऑप्शन है 4। तो मानव ABO रुधिर वर्गों के 6 जीनोटाइप संभव हैं। कितने? 6। ठीक है, अगला प्रश्न है, RNA में अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है। पहला यूरेसिल द्वारा, दूसरा एडेनिन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेसिल द्वारा। RNA में अणु में जो यूरेसिल द्वारा क्या होता है? थाइमिन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यूरेसिल द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, संदेश वाहक RNA का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब मैसेंजर RNA जो होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है? पहला केंद्रक में, दूसरा राइबोसोम में। तो ये कहाँ होता है? केंद्रक में। ठीक है, संदेश वाहक RNA का निर्माण केंद्रक में होता है। बच्चों, आज
ये जो क्लास थी ये क्लास 12th बायोलॉजी की थी, जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए और उनके आंसर भी बताए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताए, ठीक है। मतलब मीडियम मतलब कि आपको हिंदी में भी बताए हैं और इंग्लिश में भी बताए। यदि आपको हिंदी का समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश का देख लीजिए, और यदि इंग्लिश का समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी का देख लीजिए, ठीक है। और आज की क्लास कैसी रही ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो ये हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी परेशानी का सॉल्यूशन लेकर जरूर आएंगे अगली क्लास में, ठीक है। वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।